हरे कृष्णा, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज जो है हम लोग वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मेरा हमेशा जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ वैसे ही आज भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाती हूँ और हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगे, फिर हम लोग डीप जाते रहेंगे टॉपिक में। तो अगर मैं बात करूँ वाइकेरियस लायबिलिटी, इसमें एक्ट कोई और करता है, एक्ट या ओमिशन जो रहता है कोई और करता है। मतलब यहाँ पे हमने टॉर्ट्स में क्या पढ़ा? हमने टॉर्ट्स में ये पढ़ा था कि एक पर्सन है जो रॉन्ग डूअर होता है, जिसे हम टॉर्ट फीजर बोलते हैं, वो किसी दूसरे इंसान के लीगल राइट को वायलेट करता है। अब लीगल राइट को वायलेट करने का दो तरीका हो सकता है, या तो कोई एक्शन करके या कोई ओमिशन करके, मतलब जो लीगल ड्यूटी है उस इंसान की करने की बट वो नहीं करता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि किसी का लीगल राइट इंसान वायलेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लायबल वो नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी जिसने लीगल राइट वायलेट किया है। इंस्टेड यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी होगी? किसी और इंसान की। ये है हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी। मतलब जिसने गलत काम किया है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो लायबल नहीं है, बट इसकी जगह हम लोग किसी और को लायबल ठहराएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का एग्जाम्पल, या आप सब छोड़िए, सारी बातों को साइड रखिए। आप लोगों के यहाँ सपोज क्या कहते हैं कि कोई हाउस हेल्प है और आपके हाउस हेल्प जो है कुछ गलत काम करते हैं, मे बी वो जाके रोड पे कूड़ा फेंक देते हैं, कोई कुछ भी कर देता है। तो जो आपके नेबर्स होंगे, जो आपके पड़ोसी होंगे, वो आके आपको बोलेंगे, आपसे कहेंगे कि इसे हटाओ यहाँ से। वो जो आपके यहाँ हाउस हेल्प है उसको नहीं बोलेंगे, हाँ डांट देंगे, बट आपके पास कंप्लेन पक्के से आएगी। मतलब उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हाउस हेल्प है वो आपके अंडर है। तो हाउस हेल्प जो भी करता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं लायबल हूँ। प्रिंसिपल और एजेंट का भी यही है। प्रिंसिपल एजेंट आप लोग को पता है क्या होता है, ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। एजेंट बेसिकली वो होता है जिसको प्रिंसिपल अपॉइंट करता है, प्रिंसिपल उसको चुनता है। बिजनेस वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे प्रिंसिपल खुद नहीं प्रेजेंट रह सकता, तो वो अपने एजेंट्स लगा देता है अलग अलग जगह। तो ये जो एजेंट होते हैं ये किसके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं? ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो एजेंट कुछ भी करते हैं, कुछ भी गलत सही करते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट है। तो यहाँ ये आप लोग को समझ आ गया। तो हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, इस वीडियो में दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी और दूसरा पढ़ेंगे कि स्टेट की क्या लायबिलिटी है। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अभी हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि वाइकेरियस लायबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है। एक बात ध्यान रखना है, जो मैं ऐसे लिखती हूँ ना सेलमंड और ये सब चीज़ें करके लिखती हूँ, ये मैं इस वजह से लिखती हूँ कि कल को आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इनके नाम पूछा जाता है कि ये लाइन किसने कही थी। और दूसरी चीज़, आप अगर अपने एग्जाम में इस लाइन से शुरू करोगे तो टीचर ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा कि हाँ इसे जस्ट कंसेप्ट नहीं से और भी चीज़ें पता है, इसने डीप स्टडी किया है। तो क्या कहते हैं सेलमंड? सेलमंड ये कहते हैं कि नॉर्मली कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शंस के लिए। मतलब जो मैंने किया मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहाँ पे क्या होता है कि कोई और इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा। किया मैंने है। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। वो बहुत फेमस सीन था चतुर का। चतुर जो था उसमें स्पीच दे रहा होता है, तो वहाँ पर जो आई थिंक लाइब्रेरियन है, पता नहीं कौन थे, मतलब जिन्होंने स्पीच लिखा था, तो जब चतुर ने स्टार्ट किया था तो वो वायरस से ऐसे करके बोल रहे होते कि बोल वो रहा है पर शब्द मेरे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वाइकेरियस लायबिलिटी में भी यही होता है, काम कोई और कर रहा है। जैसे वहाँ पे चतुर बोल रहा था बट वो शब्द किसके थे? शब्द एक्चुअली में वैसे उस लाइब्रेरियन के नहीं थे, शब्द तो आमिर खान के थे। बट आप समझ गए ना एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक्शन कर कोई और रहा है लेकिन जस्ट एक फिगर है, हम किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं। ये बात जो है सैलमन ने बात कही है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि अब मैं किसी और के बिहाफ पे करी, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगी? वही इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा ना जिसके बिहाफ पे मैं काम कर रही हूँ। मैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली। अब ये जो है, अब कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें कि, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि हम किसी और इंसान को लायबल कर सकते हैं। मतलब किया मैंने है बट कोई और लायबल होगा। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि कोई और इंसान लायबल होता है? तो उसके लिए तीन तीन चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहली चीज़ है लायबिलिटी बाय रेटिफिकेशन।
तो अगर सपोज मान लो कि कोई जो डिफेंडेंट है या कोई भी इंसान कुछ गलत काम करके आता है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगी, मैं देखूंगी, जो होगा मैं देखूंगी, मैं उसे रेटिफाई कर देती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। या फिर मान लो कोई मेरा एजेंट है, वो मेरे बिहाफ पे कुछ काम करता है, मेरी ज़मीन बचा रहा था वो, और क्या कहते हैं कि बातचीत चल रही थी, अब उन लोगों से लड़ाई हो गई, तो मुझे पता है मेरे एजेंट ने मेरे लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा लड़ाई करी है, तो मैंने बोला हाँ हाँ, जो भी मेरा एजेंट कर रहा है मैं उसका ध्यान रखूंगी, मतलब मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ऐसे इंसान लायबल हो जाता है, मतलब जो भी उस इंसान ने काम किया मैं उसे रेटिफाई करूँ, कह रही हाँ हाँ सही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं ही रिस्पॉन्सिबल होंगी। जब मैं उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हूँ, मैं कह रही हाँ नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। और दूसरा क्या है, एक स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब दो लोगों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होता है ना कि एक एक्ट कोई और करता है बट रिस्पॉन्सिबल कोई और होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रिंसिपल और एजेंट का। फिर गार्जियन और वार्ड, गार्जियन और वार्ड का भी आपको एग्जाम्पल पता है, मतलब अगर कोई वार्ड कुछ काम कर रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? गार्जियन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे डायरी वगैरह में, हमारे स्कूल के टाइम में डायरी वगैरह मेंटेन करते थे स्कूल वाले, तो अपने स्कूल की प्रॉपर्टी को कुछ हार्म किया है ना, वही शीशे वीशे होते थे, बच्चे तोड़ देते थे और क्या, है ना, कैसे तोड़ते, कमज़ोर शीशे थे और क्या, बॉटल वॉटल से मार के तोड़ देते थे। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? गार्जियन रिस्पॉन्सिबल होंगे। डायरी जो हमारी स्कूल डायरी होती थी उसमें लिखा रहता था नोट फॉर गार्जियन, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? गार्जियन। अगला पार्टनर्स, पार्टनर्स जो होते हैं ना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। पार्टनर्स, आपको पता है कि पार्टनरशिप एक चीज़ होती है, लोग आपस में पार्टनर्स मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर जो एक पार्टनर होता है ना, वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, इन लोग के बीच में एजेंसी रहती है, मतलब इन लोग के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन रहता है। तो इसमें से भले से काम एक यही इंसान कर रहा है बट ये दोनों के दोनों लायबल होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मास्टर और सर्वेंट, फिर कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। तो ये सारे रिलेशन कैसे हैं? ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, जिससे कि क्या होता है कि एक्ट कोई और करता है और लायबल कोई और होता है। तीसरा है लायबिलिटी बाय अबेटमेंट। अगर मैं ही किसी को इंड्यूस कर रही हूँ, मैं ही किसी को बढ़ावा दे रही, नहीं 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 नहीं, करो करो करो, अरे जाओ करो ना, तो मैं ही उसे अबेट कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी ना। मैं किसी को बोल रही हूँ, आप मेरे पास कोई अपनी परेशानी लेके आते हैं, तो मैं कहता अरे मार के सर फोड़ दो उसका, तो मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। ऐसा मैं बोलूँगी नहीं, मैं मजाक में कह रही हूँ। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट ना, सबसे ज़्यादा जो है वाइकेरियस लायबिलिटी यहाँ पे काम आता है। जो रिलेशनशिप वाला मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, कि लोगों के बीच में एक काम कोई और करता है, मतलब एक्शन या ओमिशन कोई एक करेगा, टॉट कोई एक करता है बट रिस्पॉन्सिबल कोई और होता है। तो एक तरीका था कि उन लोग के बीच में कोई स्पेशल रिलेशनशिप है, मतलब वो प्रिंसिपल एजेंट है या फिर गार्जियन वार्ड है, तो उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब प्रिंसिपल क्या है, साफ साफ अपने एजेंट को बोलता है कि ये मेरे बिहाफ पे तुम ये काम करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल है, बहुत सारे वो पीजी मेंटेन करता था, अलग अलग कॉलेजेस के पास पीजी मेंटेन करता था। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे उसने एजेंट को ये बोला था कि यहाँ पे कोई और नहीं आना, मतलब कुछ भी हो, उसने बस ये बोला था ना कि तुम्हें इसका ध्यान रखना है, कोई ये कहे कि प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी है, तो जो भी तुम्हें स्टेप्स लेने हैं तुम लो, मारना पड़े किसी को मार दो। तो कल को जब एजेंट मारेगा ना, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने बोला है। अगला इम्प्लाइड, इम्प्लाइड क्या होता है? अगर मान लो क्या कहते हैं कि एजेंट ने साफ साफ, मतलब प्रिंसिपल ने साफ साफ नहीं बोला एजेंट से, लेकिन हमें देख के लग रहा है कि हाँ हाँ प्रिंसिपल ने अलाउ किया होगा। अगर मान लो किसी को प्रिंसिपल ने किसी एक इंसान को अपॉइंट किया है पीजी का टेक केयर करने के लिए, पीजी हॉस्टल ये है ना, उसका वार्डन बनाया है, तो सीधी सी बात है वो जाके बच्चों के रूम में जा सकता है ना। भले से प्रिंसिपल ने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन वो जो है, वो केयर टेकर जो है, जो टेक केयर कर रहा है, वो जो ध्यान रख रहा है, वो बच्चों के रूम में जा सकता है, चेक कर सकता है बच्चे हैं या नहीं है। कल को ये लोग ये नहीं कह सकते कि अरे हमारी तो प्रिवेसी जा रही है, ये वो। नहीं, एजेंट जो होगा इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर एजेंट ये नहीं कह सकता कि मैंने थोड़ी बोला था कि बच्चों के कमरे में जाओ, बट अगर तुमने ये जिम्मेदारी दी है पीजी का टेक केयर करने की, तो इसे साफ साफ पता चल रहा है कि टेक केयर कैसे होगा, बच्चों को जाके देखना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ है। केस लॉस भी है, मैं आपको भी एग्जाम्पल से, थोड़ा नॉर्मल एग्जाम्पल आपको देके समझा रही हूँ। फिर एक हमारे पास केस है लॉयड वर्सेस ग्रेट स्मिथ एंड कंपनी। इसमें क्या होता है कि एक इंसान था, वो
एक मैन क्लर्क था, सॉलिसिटर्स का एक फर्म था, उसमें क्लर्क था। वो क्या कर रहा था, इस बात, ये आप जब लाइन रीड कर रहे हो ना तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जब वो अपना ऑफिशियल काम कर रहा था, जब वो मैनेजिंग क्लर्क की कैपेसिटी में काम कर रहा था। मैनेजिंग क्लर्क की कैपेसिटी में काम कर रहा था मतलब जब वो मैनेजिंग क्लर्क था, वो क्या करता है, क्लाइंट के अगेंस्ट फ्रॉड कर देता है। कोई एक क्लाइंट आता है और क्या करता है, फ्रॉड कर देता है। अब यहाँ पे जो एजेंट है, मतलब ये जो मैनेजिंग क्लर्क था, उसने अपने फायदे के लिए फ्रॉड किया। ऑब्वियसली जो फ्रॉड करता पैसा जो था उसे मिलता। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फर्म है ना, ये फर्म इसके लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि जो एजेंट था वो किसके लिए काम कर रहा था, उस समय फर्म के लिए काम कर रहा था। तो कल को जब वो फ्रॉड करेगा ना, एजेंट कल को जब फ्रॉड करेगा तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। तो क्या आपको ये चीज़ गलत लग रही है? आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर एजेंट ने किया तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्रिंसिपल ने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? इसके पीछे देखो बहुत सारी रीजनिंग है, मैं आपको आगे बताऊंगी। पर अभी शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो दो चीज़ें, कल को तो फिर कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगा लेगा। जो एजेंट होता है वो थोड़ा नॉर्मली थोड़ा वीकर पोजीशन में होगा, जो प्रिंसिपल होगा उसका डीप पॉकेट होगा, मतलब प्रिंसिपल जो होगा ज़्यादा रिच होगा इन कंपेरिजन ऑफ एजेंट। तो ऐसे क्या करेंगे, प्रिंसिपल होते हैं ना बड़ी बड़ी मछली है और एजेंट छोटी मछली है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएंगे, सारे गलत काम इनसे करवाएंगे और कल को इन लोगों को अबेंडन कर देंगे। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो काम एजेंट कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल ने ये सब काम वो क्यों करवा रहे हैं, एजेंट वगैरह सब अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं ना, तो कुछ गलत होगा तो भी उसे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि हम बस ले सकते हैं, कुछ नुकसान हो रहा है तो एक हाथ से देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब लेते ही रहेंगे लेते ही रहेंगे। आगे पढ़ोगे आप, बट मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अगले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। एक बात आप लोग बहुत दिमाग में बिठा लेना कि हम जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, कि प्रिंसिपल एजेंट ये सारी चीज़ की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना कि इंसान अपनी ड्यूटी में हो। मतलब अगर वो एजेंट है तो एजेंट का उस समय काम कर रहा हो, समझे आप मेरी बात, वो उस कैपेसिटी में काम करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है, एज ए एजेंट नहीं एक्ट कर रहा है ना, वो आपसे एज आपसे आके एज ए फ्रेंड मिल रहा है, तो प्रिंसिपल नहीं लायबल होगा। मान लो आपको कोई एक फ्रेंड है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपको ये एक ज़मीन लेनी है या आपको कुछ घर वर बनवाना है, तो आप क्या करते हो, आपको एक प्रॉपर्टी डीलर से आप एक कांटेक्ट करते हो। अब प्रॉपर्टी डीलर का जो एजेंट रहता है वो रहता है आपका फ्रेंड। अब आपका जो फ्रेंड था वो क्या करता है, आप उससे बात करते हो। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डीलर को थोड़ा सा पिक्चर से मतलब आप यहाँ पे एजेंट जो था वो प्रॉपर्टी डीलर की एजेंट की कैपेसिटी में आपसे बात नहीं कर रहा था, आप उससे उस फ्रेंड की कैपेसिटी में आपसे बात कर रहा था। मतलब अब जो आप लोग की बातचीत थी, ऐसे बातचीत नहीं थी कि कोई एक प्रॉपर्टी डीलर और उसका कोई एजेंट है ना। अब आप लोग की बात ऐसी हो रही थी कि अरे आपका ये जिगरी आ रहा है, आप लोग की बात ऐसे चल रही थी। अब कल को जब ये फ्रॉड करेगा ना, तो ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं लायबल होगा। क्यों नहीं लायबल होगा? क्योंकि आप ये एजेंट उस समय फ्रेंड की कैपेसिटी में काम कर रहा था, वो एजेंट की कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा था। वरना तो ऐसे हम लोग, अब इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ना कि हर चीज़ के लिए हम लोग प्रिंसिपल को लायबल नहीं कर सकते हैं। अब हर चीज़ के लिए प्रिंसिपल थोड़ी लायबल होगा। एजेंट बस, अगर प्रिंसिपल ने उसको इस काम के लिए अपॉइंट किया, मैं मतलब मान लो उसने डीलिंग के लिए अपॉइंट किया है, डीलिंग के अलावा कुछ और एजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्यों लायबल होगा? एजेंट की अपनी लाइफ, एजेंट जो मर्जी करना चाहे वो करे, प्रिंसिपल क्यों लायबल होगा? पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि उस समय वो एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा हो, मतलब वो प्रिंसिपल का काम कर रहा हो। ये नहीं कि अपना काम कर रहा है और फिर हर चीज़ के लिए प्रिंसिपल को बीच में लेके आ जा रहे हो। ऐसे तो बिजनेस वगैरह सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो हमारे पास एक केस है ऐसा ही मिलता जुलता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। इसमें क्या हुआ कि एक बैंक एम्प्लॉय था, बैंक में कोई काम करता था। तो होता है ना, आजकल भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बैंक में कोई काम करते हैं तो लोग उन्हें कैश और चेक दे देते हैं और बोलते हैं कि उनका कुछ कुछ काम है, जाके बैंक में करा देना। तो ऐसे ही किसी ने किया, एक बैंक का कोई एम्प्लॉय था, उसका दोस्त था, तो उसको पैसे वैसे दे दिया और बोला कि इसका बैंक में ये काम था, बोला कि मेरा बैंक में काम करा देना, जमा कराना था बेसिकली पैसा। अब क्या करता है वो जो एम्प्लॉय रहता है बैंक का, वो पैसे छुपा लेता है, मतलब गायब कर देता है। तो अब यहाँ पे बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को पैसे क्यों दिए थे? आपने उस इंसान को पैसे दिए थे पड़ोसी की कैपेसिटी में कि अरे भैया वो आपका पड़ोसी है और बैंक में काम करता है, आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा, आपने से पैसा भी दे दिया, काम भी ठीक हो जाएगा। बैंक में जाओगे, लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, कब लंच ब्रेक हो जाए, तो आपने दे दिया। तो यहाँ पे बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय आपने उस इंसान से डीलिंग करी, तब आपने उससे डीलिंग करी थी बैंक के एम्प्लॉय की कैपेसिटी में, नहीं,
तब वो बैंक के एम्प्लॉय का ओहदा नहीं होल्ड कर रहा था, तब वो आपका पड़ोसी था, तब वो आपका नेबर था। आपने नेबर की कैपेसिटी में डीलिंग करी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बैंक जो है वो लायबल नहीं होगा। तो कुछ मैक्सिम्स हैं या हम जैसे कहते हैं प्रिंसिपल्स, जिस पे कि हमारा ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल रिलाई करता है। तो सबसे पहली चीज़ है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। ये एक मैक्सिम है, इसका मतलब क्या है, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल या फिर लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल। अगर मास्टर के बिहाफ पे कोई कुछ भी काम कर रहा है तो हम उस मास्टर को उसी ओहदे पे रखते हैं एज इफ वो काम वो मास्टर ही कर रहा हो। मतलब कोई प्रिंसिपल है, मान लो आप क्या करते हो, अलग अलग जगह बिजनेस कर रहे हो और आपने बहुत सारे एजेंट रख रखे हैं। तो जब ये एजेंट काम करता है तो हम लोग नॉर्मली क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि काम प्रिंसिपल ही कर रहा है, हम ये तो नहीं मानते कि एजेंट काम कर रहा है। हम क्या मानते हैं, मानते प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो कुछ गलत होगा तो भी तो हम यही मानेंगे ना कि प्रिंसिपल ने गलत किया, तब हम क्यों मानेंगे कि एजेंट ने गलत किया है। आप क्या कहते हैं कि किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कंपनी मान लो है ना, तो आके आपसे खुद कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती ना, कुछ लोग अपॉइंटेड रहते हैं जो कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब कुछ लोग अपॉइंटेड रहते हैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप ये मानते हो कि आपने उन इंसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, आप ये मान के चलते हो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कल को जब आप कुछ गलत होगा तो फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, हमें मानेंगे कि गलत भी कंपनी ने किया है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना, लेट द सुपीरियर बी लायबल। अब फिर जैसे मैंने आपको पहले जस्टिफिकेशन दिया था कि ये मैक्सिम क्यों सही है, जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि गलत है, क्यों हम हमेशा प्रिंसिपल को लायबल करें, बट मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ऐसे क्या होगा कि पहले ही मैंने मतलब आपको रीज़न दे दिया, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो प्रिंसिपल है ऐसे तो हम उस मतलब वो बचता रहेगा, वो बड़ी मछली है। एजेंट जो होता है वो इतने रिच नहीं होंगे ऑब्वियसली प्रिंसिपल जितने, मेजॉरिटी केसेस में यही होगा। तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मास्टर के पास जो प्रिंसिपल होगा उसके पास ज़्यादा पैसे, तो उससे हम पैसा भी ले सकते हैं। अब एजेंट से क्या लोगे, बेचारा खुद ही एजेंट गिरी करके कुछ तो पैसा कमा रहा है, उसमें भी आप अपना आ जाओ तो कैसे होगा। ये कहाँ का अर्धकुकुट न्याय है। अगला मैक्सिम है हमारा क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। अगर मेरे बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो काम मैंने ही किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एजेंट अपॉइंट किया कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सपोज मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, मैंने बोला कि आपको मैं पढ़ाऊंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि इतने लेक्चर ऐसे ऐसे कवर होगा। तो अब क्या होगा, मेरे बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मेरी ही होगी। आप अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप ये मान के चलोगे ना कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी मान के चलोगे कि आप उस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। राइट और नॉट, करेक्ट। चलिए, फिर एक पब्लिक पॉलिसी भी होती है इससे रिलेटेड। जैसे पोलोक ने यहाँ पे एक बात बोली थी, फिर यहाँ पे लॉर्ड पियर्सन ने इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ के केस में बोला था। ये जो नाम है ना, पेपर में थोड़ा हाईलाइट करके आना एग्जाम में। देखो हम पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट पता चल जाता है, बट अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं जानती हूँ नॉलेज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पहले तो आपकी मार्कशीट दिखती है ना। तो प्लीज़ अभी आप लोग के पास टाइम है ना, अभी आप लोग आए हैं लॉ में, आपके पास पूरा मौका है कि एकदम बढ़िया परसेंटेज बना के चल सकते हो। ठीक है, मुझे आपके वैसे यूनिवर्सिटी का मार्किंग स्कीम तो ज़्यादा नहीं पता बट मेक श्योर करना कि आप लोग 60+ तो लेके ही आओ, है ना। चलिए, पोलोक ने क्या कहा है, पोलोक ने ये बात कही है कि आई एम आंसरेबल फॉर द रॉन्ग ऑफ माई सर्वेंट्स और एजेंट नॉट बिकॉज ही इज ऑथराइज बाई मी और पर्सनली रिप्रेजेंट्स बट बिकॉज ही इज हैंडलिंग माई अफेयर्स। आई एम बाउंड टू सी दैट माई अफेयर्स आर कंडक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू द सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे पोलोक ने एक बात बोली पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब ये बोला कि मैं अपने सर्वेंट्स, जो मेरा एजेंट है, जो मेरा सर्वेंट है, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल उसके एक्ट के लिए, इस वजह से नहीं कि मतलब क्या कहते हैं कि मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है या मेरा काम कर रहा है, बट मुझे ये देखना है कि अगर वो कोई मेरा काम कर रहा है तो दूसरों की सेफ्टी भी तो इंश्योर्ड है। यानी फिलोसफिकल बातें नहीं होती, मतलब वही सब बातें कही गई हैं, बट आप लिखोगे तो आपका नंबर मिलेगा, इस वजह से मैंने भी लिखा है। फिर लॉर्ड पियर्सन ने इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के केस में भी कहा था कि अगर हम लोग देखें तो ये जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है कोई बहुत ही ज़्यादा ग्रोन, मतलब हम लोग बोले कि एकदम क्लियर है, एकदम लॉजिकल है, ऐसा नहीं है, बट एक सोशल कन्वीनियंस की वजह से आया था कि जो मास्टर है वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, जो प्रिंसिपल अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, उसने एजेंट अपॉइंट किया है। तो मतलब साफ सीधी बात है, वो
एजेंट से अच्छी पोजीशन में है, तो कोई भी डैमेज जो होता है मास्टर ही लायबल होगा ना, प्रिंसिपल ही लायबल होगा। क्यों? क्योंकि वो तो एजेंट तो उसके लिए काम कर रहा था ना, तो कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल ही लायबल होगा। वही बात है, समझ रहे हो ना आप? बट इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग हेडिंग में करके लिखा गया। मेन यही है कि जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हो, जिसके बिहाफ पे काम चल रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। बट ये है कि उस समय आपका ओहदा होना चाहिए कि आप उसके बिहाफ पे काम कर रहे हो। ये नहीं कि आप आपकी अपनी दोस्ती, आप लोग अपना बीच में कुछ करते हो, आपकी यारी है और प्रिंसिपल को कर दो लायबल। प्रिंसिपल बहुत होशियार है। अच्छा, एक डिफरेंस जो है आजकल, सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में डिफरेंस जानना ज़रूरी है। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कुछ करता है ना, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। अगर हाँ सर्वेंट कुछ करता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में? सर्वेंट जो रहता है उसके ऊपर मैं अपना पूरा कंट्रोल दिखा सकती हूँ। मतलब मैं सर्वेंट को बोलूँगी कि नहीं नहीं ऐसे ही करना, इसी रास्ते से आना, ये करना, मतलब मेरी पूरी उंगली पे है वो, मेरे इशारे पे नाच रहा है वो जो सर्वेंट है। बट जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उस पे मेरा कोई बस नहीं है। उसको मैंने मान लो कुछ पैसे दिए और मैंने काम बता दिया, उसके बाद अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोल सकती वहाँ पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल क्या होता है ना, इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना। जैसे रिसेंटली अभी एक ये यूट्यूब का ही बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, आप लोग देखना, मतलब कोई भी इवेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब के इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं ना कि इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग आते हैं, उन लोग को हायर करते हैं। अब इवेंट मैनेजमेंट वाले कुछ करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट वालों का काम क्या होता है, वो लोग केटरिंग का देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखेंगे कि जो गेस्ट आए हैं ठीक से आए हैं कि नहीं, उनकी जो गुडीज़ थी, मतलब जो उनका गिफ्ट था उन्हें मिला नहीं मिला, उनका लिए जो जगह मतलब थी वो उन्हें वो जगह पे भेजा गया कि नहीं, जो उनको जगह अलॉट हुई उस जगह वो गए कि नहीं गए। तो बेसिकली ये सब काम है इवेंट मैनेजमेंट का, कि उनको वेलकम किया गया कि नहीं ठीक से। तो अब यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट वाले को मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने हायर किया, मेरे को कोई प्रोग्राम कराना था, मैंने इवेंट मैनेजमेंट वाले को हायर किया। मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बोला कि भैया ऐसे करना वैसे करना, मैंने बताया था मेरा ये प्रोग्राम है। तो कल को कुछ गलती करते हैं वो लोग इवेंट मैनेजमेंट वाले, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। बट हाँ अगर मेरा कोई सर्वेंट है, मान लो मेरा कोई ड्राइवर है, मेरे बिहाफ पे वो काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ करता है, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो अपने मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे वेडिंग प्लानर वगैरह होता है ना, तो वो लोग कुछ करते हैं तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट आजकल का हम लोग देखें तो अभी का जो ट्रेंड है, हम लोग कोशिश ये करी जाती है कि बहुत सारे लोगों को सर्वेंट की कैटेगरी में डालने की। जैसे हॉस्पिटल, पहले ऐसा था कि डिफरेंस क्रिएट किया जाता था, लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग चाहते हैं कि अभी का ट्रेंड ये है कि मेजॉरिटी लोगों को सर्वेंट की कैटेगरी में डालने का। इनफैक्ट जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी सर्वेंट की कैटेगरी में डालना, या फिर हम सर्वेंट बोरो करते हैं उसको भी सर्वेंट की कैटेगरी में डालना। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब हायर एंड फायर टेस्ट चल रहा है। पहले ये था कि कितना कितना किसके ऊपर कंट्रोल है, पहले हम यही चेक करते थे ना कि जो मतलब जिस लेवल का कंट्रोल होगा उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो सर्वेंट है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। बट अभी क्या है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि क्योंकि अब तो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत हर चीज़ में ना स्पेशलाइजेशन आ चुका है। मतलब मैं गाइड नहीं कर सकती हूँ, अगर मान लो मेरा चैनल है और मैं वहाँ पे पीपीटी बनाने वाले को रख रही हूँ, या मैं वीडियो एडिट करने वाले को रख रही हूँ, तो मैं उसको नहीं, या मैं टीचर्स को हायर कर रही हूँ, मैं उन्हें गाइड नहीं कर सकती हूँ कि ऐसे ही पढ़ाना या ऐसे ही वीडियो एडिट करना। वो अपनी मर्जी से करेंगे। मतलब हाँ वैसे थोड़ा बहुत मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ कि बच्चों को समझ आना चाहिए सारी चीज़ें, बट वो लोग अपनी मर्जी के हिसाब से करेंगे। इसी वजह से अब का जो टाइम है, अब हम ये नहीं देखते कि कितना कंट्रोल है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन आ चुका है, तो ऑब्वियसली किसी का कंट्रोल सबका कम हो रहा है। हम इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। क्यों? क्योंकि हर एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन आ चुका है। मान लो मेरा चैनल है, मैं किसी टीचर को हायर कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ क्या टीचर को कि आपको इतना ही पढ़ाना है, इतना ही नहीं बोलना, मतलब समझ रहे हो? मुझे कोई ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं इसी ढंग से पढ़ाना है, नहीं नहीं ये आपको नहीं पढ़ाना है, मुझे ये सब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस वजह से आज के टाइम पे हायर एंड फायर टेस्ट चलता है। मतलब अगर मेरे अंदर ये कैपेसिटी कि मैं उसे हायर कर सकती हूँ, फायर कर सकती हूँ, तो वो जो भी करता है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसका ध्यान रखना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको जो शुरू में ही बताई थी, मैंने बोला कि जब वो काम कर रहा हो, अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान काम कर रहा हो, मतलब अगर वो सर्वेंट है तो उस समय सर्वेंट के ओहदे में हो, सर्वेंट की कैपेसिटी में वो काम कर रहा हो। आप बात को समझे, ये कैपेसिटी वर्ड समझ रहे हो? कैपेसिटी वर्ड मतलब
उस समय वो क्या टाइटल होल्ड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब पुलिस वाला रहता है, वर्दी में रहता है, तो क्या रहता है, पुलिस रहता है। बट पुलिस वाला जब वर्दी हटा देता है, जब वो घर में आता है, तो क्या होता है, वो किसी का हस्बैंड होता है, किसी का पापा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है। आप कोर्ट जाते हैं, आप वकील, वहां पे क्या होता है, कोर्ट में आप एडवोकेट होते हैं। आपका काम क्या होता है, जज के सामने केस को प्रेजेंट करना। लेकिन जब आप घर पे जाते हो, आप किसी के बेटे होंगे, आप किसी की बेटी होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे जो एजेंट है या जो सर्वेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान काम कर रहा, मतलब अभी वो एज ए एजेंट की कैपेसिटी या सर्वेंट की कैपेसिटी में हो। ये नहीं कि वो किसी के साथ दोस्त की कैपेसिटी में काम करो तो मास्टर लायबल नहीं होगा। देखो, इट शुड बी नेसेसरली इंसिडेंटल टू समथिंग विच सर्वेंट इज एम्प्लॉयड टू डू, मतलब उस समय वो काम कर रहा हो जो कि उसे कहा गया है करने के लिए। और इंसिडेंटल वर्ड का मतलब क्या है, जैसे सपोज मैंने टीचर को हायर किया, मैंने टीचर को बोला पढ़ाना है, तो मेन काम क्या होगा, पढ़ाना, टीचिंग। बट अगर क्या कहते हैं कि बच्चे आ नहीं रहे क्लास में, तो ऑब्वियसली टीचर के पास राइट है कि वो डांट सकती है बच्चों को, टेस्ट ले सकती है। मैंने टेस्ट लेने के लिए नहीं कहा, बट वो टेस्ट भी ले सकती है। वो चाहे तो बच्चों को कह सकती है रिवीजन टेस्ट भी ले सकती है, या जो भी उस टीचर को लगता है, बच्चों को चुप कराना है या थोड़ा स्ट्रिक्ट होना, पूरा टीचर के हाथ में। वो तो पढ़ाने के साथ साथ ये सारी चीज़ें आएंगी ना, होमवर्क दे सकती हूँ मैं, असाइनमेंट दे सकती हूँ और बच्चों को देना होगा। ये सारी चीज़ें पढ़ाने का पार्ट एंड पार्सल है ना, इसके बिना पढ़ाई कैसे होगी। तो आप लोग का भी होमवर्क है, सबका स्केलेटन नोट्स बना लेना, जितना भी आपने पढ़ा है ना, शॉर्ट मतलब पॉइंट में लिख लेना, ताकि आप एग्जाम में ना आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, आप थोड़ा से पढ़ो तो आपको याद आ जाए, ठीक है। तो हाँ, तो उस समय वो काम कर रहा हो एजेंट जिस चीज़ के लिए उसे हायर किया गया हो। अगर कुछ और काम कर रहा है तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैंने तो इस चीज़ के लिए नहीं बोला था ना, वो कुछ भी कर रहे हो, मैंने सबके मतलब इतना थोड़ी कि मैं गारंटी ले सकती हूँ। जिस काम के लिए मैंने हायर किया मैं उसी की बस गारंटी लूँगी। फिर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक्ट फॉल्स विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन ईदर द मास्टर हैज ऑथराइज द सेम और इट इज़ अ रॉन्गफुल मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट। चलिए, अब यहाँ पे केस है हमारे पास, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कंचनमाला विजय सिंह। इस केस में क्या है, मैं आप लोग के लिए रीड करती हूँ। इसमें यह है कि कोई भी अगर अनऑथराइज या रॉन्गफुल एक्ट है सर्वेंट का, मतलब वो काम जो कि उसे कहा नहीं गया करने के लिए, या वो काम गलत है, और वो जो मेन काम है, मतलब जिस काम के लिए उसको अथॉरिटी दी गई है, जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया, उससे भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो मास्टर नहीं लायबल होगा। सर्वेंट जो है एम्प्लॉयमेंट, वो कोर्स ऑफ मतलब अभी वो सर्वेंट की कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है, जो उसे काम दिया गया वो नहीं कर रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। आप इतनी देर से देख रहे होगे एक ही बात है, कुछ और बात नहीं है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर एक केस पढ़ा था, लॉयड वर्सेस ग्रेट स्मिथ एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था कि जो मैनेजिंग क्लर्क था फर्म का, वो मतलब समझ लो कोई क्लर्क है, कोई फर्म थी, उसमें कोई क्लर्क था, क्लाइंट से बात कर रहा था और क्या क्या फ्रॉड कर दिया। तो यहाँ पे वो काम जो था किसकी कैपेसिटी में था, तब वो क्लर्क की कैपेसिटी में काम कर रहा था। उसका काम था क्लाइंट से डीलिंग करना, और वो क्लाइंट से डीलिंग कर रहा था, उस दौरान उसे फ्रॉड किया, तो फर्म जो थी वो लायबल हुई। बट वहीं पे हम लोग देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का केस। वो उस केस में क्या होता है कि अपने किसी अपने दोस्त को कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि बैंक में जमा कर देना। अब यहाँ पे जो दोस्त, यहाँ पे किस कैपेसिटी में दिया, बैंक के एम्प्लॉय की कैपेसिटी में पैसा नहीं दिया था कि अरे वो बैंक का एम्प्लॉय है ना। यहाँ पे पैसा क्यों दिया था, क्योंकि वो तो भैया हमारा दोस्त है, तो बैंक कैसे लायबल होगा, आपका दोस्त लायबल होगा ना, बैंक थोड़ी लायबल होगा। फिर हमारे पास और केस है, ये सारे केसेस ना आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी। इसमें क्या हुआ था कि एक बस थी, रात का समय था, जो बस ड्राइवर था वो डिनर करने चला गया। अब क्या होता है, जो कंडक्टर रहता है, कंडक्टर का काम गाड़ी चलाना तो नहीं होता, आप लोग को पता है सबको, कंडक्टर का काम कुछ और होता है, गाड़ी चलाना तो नहीं ही होता है। तो जो कंडक्टर रहता है वो सोचता है कि जब तक ड्राइवर खाना खा रहा है, मैं क्या करता हूँ कि गाड़ी को जो है मोड़ के और सीधे रास्ते पे ले आता हूँ, ताकि हम लोग तुरंत जा सकें। अब क्या होता है, कंडक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, जो भी लापरवाही थी, अब एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके लिए फिर ये बोला गया कि जो मास्टर है वो लायबल होगा, जो मास्टर है मतलब मान लो जिनकी बस है वो लायबल होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लायबल नहीं होंगे, कंडक्टर यहाँ पे लायबल होगा।
क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो था वो काम नहीं कर रहा था जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया था। उसका काम था कंडक्टरगिरी करना। मतलब कंडक्टरगिरी मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कि जो कंडक्टर का काम है वो करना था। बस चलाने के लिए हमने नहीं उसको रखा था, बस चलाने के लिए तो ड्राइवर साहब थे। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है, कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने थोड़ी बोला था कंडक्टर को कि गाड़ी मोड़ना, ना तो मैं उसको उस बात के पैसे दे रही हूँ। कंडक्टर कर रहा है, कंडक्टर से जाके मांगो ना। मैंने थोड़ी कंडक्टर को कहा कि गाड़ी मोड़ देना भैया तुम, कंडक्टर खुद कर रहा है। चलिए, उसके बाद हमारे पास एक और केस है, लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी। मैं आपके लिए रीड करती हूँ। मुझे पता है, अगर आप लोगों को, मुझे पता नहीं है ना आप लोगों को कैसे अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आमने सामने बैठे नहीं है। हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग ना अलग होता है। कुछ लोगों को लगता है कि रीड करके अच्छा लगता है और कुछ लोगों को सीधे बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं दोनों ही चीज़ें इससे इंक्लूड कर रही हूँ, इस वजह से मैं इसे रीड करूँगी। एम्प्लॉयर may be liable even if he forbids his servant from doing certain act. The defendant's driver, in defiance of the express instruction not to race with other omnibuses, tried to obstruct a rival omnibus and thereby caused an accident. The driver had been engaged for driving and the act done on his part was negligent driving. In spite of prohibition, the action was still in the course of the employment for which the master was held liable. तो इसमें क्या हुआ था, आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करना, पॉज करना और थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो ही समझ आएगा ना, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो इस केस में देखो क्या हुआ था कि यहाँ पे कोई एक इंसान था, उसने ड्राइवर को रखा था ये ओमनी बस चलाने के लिए। अब क्या होता है कि वो दूसरे ओमनी बसेस से क्या करने लग जाता है, रेस करने लग जाता है। मतलब गाड़ी चलाने के लिए रखा था और वो दूसरे गाड़ी वाले से रेस करने लग जाता है। और जो ओनर था उसने साफ साफ फ़ोन करके बोला था कि भैया तेज़ गाड़ी मत चलाना, है ना, और ध्यान रखना कोई रेस वेस मत करना। बट वो बात नहीं मानता और क्या करता है, तेज़ गाड़ी चलाता है, रेस लगा रहा होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके लिए मास्टर लायबल होगा। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि उस समय वो क्या काम कर रहा था, वो ड्राइव कर रहा था। और उसे एम्प्लॉय किस लिए किया गया था, उसे नौकरी पे किस लिए रखा गया था, उसे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, गाड़ी चलाने के, ड्राइवरगिरी करने के उसे पैसे दिए जा रहे हैं। तो जब वो गाड़ी चला रहा था, तो अब प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता है कि, मतलब जो ओनर है वो ये नहीं कह सकता कि अरे मैंने तो बोला था तेज़ नहीं चलाने के लिए। कल को तो सारे प्रिंसिपल यही बात बोलने लग जाएंगे, हमने थोड़ी बोला था करने के लिए, हमने थोड़ी बोला था करने के लिए। हम ये देखेंगे कि जो एजेंट है वो क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया। हाँ, अगर वो काम कर रहा है जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है, तब मास्टर लायबल होगा। अब भले से वो एजेंट की गलती है, वो जो है मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबली नहीं काम कर रहा है, तो किसकी गलती होगी, तो वो गलती भैया भले से एजेंट किया, बट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मास्टर होगा। बट आप ये मत समझना कि मास्टर जो है वो कुएं में है, ना ना ना। मेरे लिए, मतलब मैं मास्टर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ, लेकिन मास्टर का जो नुकसान हुआ है वो एजेंट से पूरा निकाल सकता है, उसके लिए लॉ साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा लाइबिलिटी। आई होप आप लोग को लाइबिलिटी पूरा समझ आ गया, इसमें किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं है। एक और बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग स्टेट की लाइबिलिटी पढ़ेंगे। तो क्या होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, मतलब एक्ट करता कोई और है बट लेकिन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कोई और होगा। उसके पीछे का रीजनिंग हम लोगों ने देखा। तो बेसिकली हम लोगों ने तरीके देखे थे, 3 तरीके देखे थे कि कैसे काम कोई और करेगा लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई और होगा। स्पेशल फोकस जो था हमारा कि क्या रिलेशनशिप है दो लोग के बीच में। फिर हमने मास्टर सर्वेंट पढ़ा था, प्रिंसिपल एजेंट पढ़ा था, पार्टनर्स पढ़ा था, गार्जियन एंड वॉर्ड पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। तो हम लोगों ने और कुछ बातें देखी थी कि सर्वेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम करना चाहिए। मतलब जब आप उससे डीलिंग कर रहे हैं, जब वो गलत काम कर रहा है, वो काम कर रहा है जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है, तो ही प्रिंसिपल लायबल होगा। अगर वो कुछ और काम कर रहा है, मान लो फ्रेंड की कैपेसिटी में है, वो एजेंट की कैपेसिटी में नहीं है, तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। फिर हम लोगों ने रीजनिंग भी पढ़ी, हम लोगों ने मैक्सिम भी पढ़ा था, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। फिर हम लोगों ने एक और मैक्सिम पढ़ा था, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। तो अगर मेरे भी यहाँ पे कोई और काम करे तो ऐसा माना जाएगा कि वो काम मैंने ही किया है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि क्यों हम लोग प्रिंसिपल से ही क्यों लेना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग को बात पता चली कि वो बड़ी मछली है ना। तो आप ये सब रीड करना। चलिए, अब हम पढ़ते स्टेट की लाइबिलिटी। मैं अभी आपको इंग्लैंड, इंडिया ये सब बताऊँ, मैं प्रेजेंट सिचुएशन आपको बता देती हूँ अभी कैसा है, फिर हम इसे पढ़ेंगे तो आपको समझने में अच्छा लगेगा। होता है ना, कोई मूवी होती है, मतलब कोई चीज़ होती है, हमें पता रहता है कि अच्छा इसका आउटकम ये होने वाला है, तो फिर उस समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती।
पढ़ाई में इतना किसी का एंथुसियाज्म नहीं है ना जो मूवी में रहता है कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ कोई सस्पेंस नहीं है किसी को, सबको ये है कि खत्म हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट के देखो दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होता है सॉवरेन फंक्शन, ये मैं आपको प्रेजेंट स्टेटस बता रही हूँ, है ना। एक होता है नॉन सॉवरेन फंक्शन। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है ना, बट आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैंने सब चीज़ें लिखी हैं सो डोंट वरी। तो स्टेट के दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक सॉवरेन फंक्शन होता है, एक नॉन सॉवरेन फंक्शन होता है। सॉवरेन फंक्शन में क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है स्टेट का, जैसे डिफेंस हो गया, है ना। ये क्या होता है, ये सॉवरेन फंक्शन होता है। लॉ मेकिंग, लॉ बनाना, ये क्या हो गया, ये सॉवरेन फंक्शन हो गया। कुछ होते हैं नॉन सॉवरेन फंक्शन, जैसे हाईवेज बनाना, रोड्स बनाना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जितने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो अगर मान लो स्टेट जो है, सरकार जो है, वो कोई नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रही है और उस दौरान कोई टॉर्ट करता है उसका एजेंट, मान लो हाईवे बन रहा है और उधर जो लोग काम कर रहे हैं वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो वहाँ पे स्टेट उसके लिए लायबल होगा, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा। बट वहीं पे अगर मान लो क्या कहते हैं कि कोई सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दंगे हो रहे हैं और पुलिस वाले क्या है, उनको ऑर्डर्स मिले हैं कि वो लोग शूट कर सकते हैं, उस दौरान अगर किसी को कुछ होता है ना, गोलीबारी हो रही है, उस दौरान किसी को कुछ होता है तो स्टेट उसके लिए लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सॉवरेन फंक्शन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक और बार रिपीट करते हैं। स्टेट के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है सॉवरेन, एक होता है नॉन सॉवरेन फंक्शन। सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे लॉ मेकिंग, डिफेंस। तो अगर कोई भी इंसान, देखो स्टेट, कोई एक स्टेट ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। स्टेट एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं कि सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी कि नहीं। हम सरकार वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नरेंद्र मोदी जी। तो ऑब्वियसली लोग काम करते हैं ना, सरकार आके, समझ रहे हो ना कि सरकार लोगों को अपॉइंट करते हैं, लोग उनके बिहाफ पे काम करते हैं। तो अगर सॉवरेन फंक्शन करते वक्त जैसे पुलिस या कोई भी डिफेंस वाले लोग, मिलिट्री वाले लोग, अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो फिर स्टेट लायबल नहीं होगा। बट अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रहे हैं, मतलब ये जो होते हैं ना कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग चीज़ें बना रहे होते हैं, हाईवे वगैरह इन सब जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग अगर कुछ गलती करते हैं तो स्टेट लायबल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब पढ़ने में आप लोग को मज़ा आएगा क्योंकि अब मैंने कोई सस्पेंस छोड़ा ही नहीं है। पढ़ाई, मुझे तो पर्सनली पढ़ाई में कोई सस्पेंस नहीं पसंद मुझे लगता है समझ आ जाए, काम खत्म हो। चलिए इंग्लैंड का हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अब इंग्लैंड से हम लोग इतना इंस्पायर्ड है, क्या कर सकते हैं। तो इंग्लैंड में पहले ये था ना, एक ये मैगजीन चलती थी, रेस नॉन पोटेस्ट पेकेयर। ये माना जाता था कि किंग कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। जैसे हम लोगों का भी जो वैदिक टाइम्स है, यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि अभी आपका टॉपिक कुछ और है और आप लोग भटक ना जाओ। लेकिन पहले क्या होता था, पहले का जो एंशियंट टाइम था, हम लोग का वैदिक टाइम था, उस समय क्या माना जाता था कि जो किंग है, जो राजा बनता था ना, उसको बहुत सारी एजुकेशन दी जाती थी, सारी वेदास आती थी, सब कुछ आता था। तो ऐसा माना जाता था कि जो किंग है ना, वो गलत नहीं करता, वो मतलब वो जो बोल रहा है उसको भगवान गाइड करते हैं, ऐसा माना जाता था। तो इस वजह से कोई राजा के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जाता था। तो इंग्लैंड में क्या था कि ऐसा माना जाता था कि किंग जो था वो कुछ गलत नहीं कर सकता है। अब इस वजह से स्टेट ने कुछ भी किया तो स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो मानते हैं कि रेस नॉन पोटेस्ट पेकेयर, मतलब किंग तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, तो भाई हम लायबल क्यों होंगे। लायबल तभी ना आदमी होगा जब कुछ गलत करेगा। हम तो कह रहे हैं किंग कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो लायबिलिटी कहाँ से आएगी। बट हम लोगों का एक एक्ट आया, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947। उस एक्ट के बाद से ये पोजीशन बदल गई। तो ये बोला गया कि स्टेट जो है वो वैसे ही लायबल होगा जैसे कि प्राइवेट मास्टर लायबल होता है अपने सर्वेंट के लिए। मतलब जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने एक सर्वेंट को रखा है, वो अपने सर्वेंट के गलत काम के लिए लायबल होता है, सेम उसी तरीके से स्टेट भी लायबल होगा। इस एक्ट के बाद से ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद हम लोग इंडिया में देखें तो हम लोग जैसे इंडिया में तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 है जो ये सब चीज़ें बताती है। बट हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि ये बताए कि स्टेट लायबल होगा या नहीं। हम लोग के पास आर्टिकल 300 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। आप लोग बेयर एक्ट में से भी देख सकते हैं, बट मुझे पता नहीं था आप लोग बेयर एक्ट देखोगे कि नहीं, तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, पढ़ लेना प्लीज़। तो यहाँ पे आर्टिकल 300 ये बात कहता है कि स्टेट को हम लोग चाहे ना, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट जो भी कहो, हम उसको सू कर सकते हैं
और यूनियन ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो भी हमें सू कर सकती है, ठीक है। बट हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कुछ बातें क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है, यही है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी। वही बात जो मैंने आपको बताई कि स्टेट के 2 तरीके के फंक्शन होते हैं। तो एक होता है सॉवरेन, जो कि होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे डिफेंस और ये सारी चीज़ें, और दूसरी होती है नॉन सॉवरेन। तो अगर सॉवरेन फंक्शन है तो स्टेट को क्या है, इम्यूनिटी है, तो वो लायबल नहीं होगा। बट अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन, तो स्टेट की कोई इम्यूनिटी नहीं है, वो भी लायबल होगी। और कैसे लायबल होगी, ऐसे ही लायबल होगी जैसे कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल प्रिंसिपल एजेंट को रखता है, फिर नॉर्मल मास्टर किसी सर्वेंट को रखता है, सेम उसी तरीके से स्टेट भी जो है वो लायबल होगा। फिर यहाँ पे जस्टिस होम्स ने इस केस में कहा था कवर्नन की वर्सेस पॉली ब्लैंक। इसमें बहुत स्ट्रांगली इस डॉक्ट्रिन को सपोर्ट किया है, जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी है। पेपर में लिखना है ऐसे बड़ा बड़ा लिखना, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट किया, और ये बोला गया कि कुछ लॉजिकल और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने ये मना कर रखा है कि सॉवरेन फंक्शन के अगेंस्ट केसेस नहीं फाइल किए जा सकते, वरना ऐसे तो स्टेट में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और स्टेट के हाथ में कोई पावर रह ही नहीं जाएगी। जब पावर नहीं रह जाएगी तो फिर वो कुछ लोगों के लिए भी नहीं कर पाएगी। मगर मैं आप लोग के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो आप लोग को मेरे को अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चाहते हो कि आपको लॉ अच्छे से समझ आए, तो आप लोग को मेरे को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, आप लोग को मेरे को समय देना पड़ेगा, आप लोग को बैठ के सुनना पड़ेगा, कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, आप पेपर में लिखना और ये सब चीज़ें याद करना। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को बताऊँ, ध्यान से सुनो आप लोग। एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया ना, बार बार पढ़ने की इन सब्जेक्ट्स को ज़रूरत नहीं है। एक बार नोट्स बनाओ। मैं ये आपको बात बताती हूँ, ये नोट्स बहुत सफिशिएंट है, नॉट जस्ट आपके एग्ज़ाम लेवल के लिए, बाद में भी आपको कुछ पेपर या कुछ भी देना है ना, ये नोट्स बहुत सफिशिएंट है। अभी देखो, अभी आप लोग कॉलेज में आए हो, अभी ये सब्जेक्ट नया नया पढ़ रहे हो, बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे 3-3 साल 5-5 साल पढ़ लेते हैं और उन लोग के पास कोई नोट्स रहता ही नहीं अपना, फिर इधर उधर मुंह बना के देखते हैं। मैं आप लोग को स्ट्रांगली कहूँगी, बेटा लोग प्लीज़ आप लोग क्या करना, अपना नोट्स बना के रखना, बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आपको बनाना आप बनाइए। कुछ डाउट होता है ना तो आप लोग मुझसे मतलब पूछ सकते हो। अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई तरीका है तो उससे पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा पर्सनल चैनल है द वे ऑफ लॉ, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जैसे आप लोग को ठीक लगे, ठीक है। बट आप लोग पढ़ना ध्यान से। और अभी हम लोग देखें कि अभी जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी जो है, आज के टाइम में जो सॉवरेनिटी वर्ड है, कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले जो था थोड़ा डिक्टेटर वाली टेंडेंसीज थी, लेकिन अभी जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, अभी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुकी हैं, है ना। अब तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अगेंस्ट हम मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। सीधा हम स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं। जैसे हम लोग के पास फंडामेंटल राइट है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, इनफैक्ट इमरजेंसी के टाइम पे भी कुछ फंडामेंटल राइट को छोड़ दिया जाए, तो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके लिए मैं कोर्ट जा सकती हूँ। तो अभी जो ये सॉवरेन इम्यूनिटी का डॉक्ट्रिन है, डाइल्यूट हो चुका है। क्यों डाइल्यूट हो चुका है? क्योंकि अब सॉवरेन उतना सॉवरेन नहीं रहा है, उसको लिबरल होना पड़ रहा है। रिजिड रहेगी तो ऑब्वियसली लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अब मैं आपको कुछ केस लॉज बताऊंगी, ये पता करने के लिए कि सॉवरेन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और समय लूँगी, मुझे पता है आप लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे होंगे। तो ये केस है द पेनिसुलर केस। इस केस में क्या हुआ था, इस केस का पूरा नाम ये है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, बट पेनिसुलर केस से आपको पता चल जाएगा। इस केस में चीफ जस्टिस सर बार्न्स पीकॉक थे। उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया सॉवरेन फंक्शन में और नॉन सॉवरेन फंक्शन में। और यहाँ पे मतलब बेसिकली यही बात बोली गई थी कि अगर कोई नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो वहाँ उसके लिए स्टेट लायबल होगा। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट का कोई एक वर्कमैन था, उसके नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ कि कुछ घोड़े थे, उन लोगों को इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे वो लोग रिस्पॉन्सिबल हुए, मतलब स्टेट जो था रिस्पॉन्सिबल था। क्यों रिस्पॉन्सिबल था स्टेट? क्योंकि वो उसका नॉन सॉवरेन फंक्शन था, मतलब जो सर्वेंट काम कर रहा था वो सॉवरेन फंक्शन कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो स्टेट क्या हुआ, वो रिस्पॉन्सिबल हुआ। फिर नोबिन चंद्र दे वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं कि
जो स्टेट था वहाँ उसको हमने छूट दे दी। क्यों छूट दे दी? क्योंकि मतलब उसके अगेंस्ट कोई टॉर्ट का केस नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि वो सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। वही बात है जो मैंने आपको बताया ना, सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शन, उसी से रिलेटेड केस है। फिर हमारे पास एक और केस आता है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। तो यहाँ पे बोला गया कि जैसे कोई एक नॉर्मल मास्टर सर्वेंट होगा ना, तो जैसे मास्टर लायबल होगा अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए, वैसे ही स्टेट भी लायबल होगा। फिर हम लोग के पास एक है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। इसमें क्या होता है ना, एक पुलिस रहता है, पुलिस ऑफ मतलब सोना वोना मिला था, कोई चोर वोर होगा तो उन लोगों को सोना वोना मिला, तो पुलिस वालों ने रखा। अब एक पुलिस वाला है पुलिस, लेकिन उसकी नीयत बदल गई। क्या करता है, सारा सोना लेके भाग जाता है। तो फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे अब उस इंसान ने ऑब्वियसली अपना गोल्ड मांगा, तो स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल किया, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट। तो ये बोला गया कि जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है वो लायबल नहीं है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर जो काम कर रहा था वो सॉवरेन फंक्शन कर रहा था। मतलब वो जो चोर को पकड़ना है ना, वो क्या काम कर रहा था, सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर अगला हमारे पास रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि कुछ मिलिट्री के जवान थे, वो लोग क्या देखते हैं कि कुछ फायरवुड थे ना, नदी का किनारा था और वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ थी। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि लकड़ियाँ उठा के लेके चले गए, जिससे कि कैंप में रहते वो लोग तो ऑब्वियसली आग वगैरह लगाने के लिए। अब क्या हुआ, वो जो लकड़ियाँ थी वो किसी और की लकड़ियाँ थी, मतलब कोई इंसान था, उसने लकड़ियाँ वहाँ पे रखी हुई थी। ऐसी ही लकड़ी नहीं थी कि पेड़ से गिर गई पड़ी हुई थी, नहीं, किसी की होगी, उसने कटवा वटवा के रखी थी लकड़ियाँ। अब क्या होता है, वो जो मिलिट्री वाले लोग रहते हैं वो लोग लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेट जो है लायबल है। क्यों? क्योंकि जो कैंप फायर है, वो जो मिलिट्री के जवान है, वो जो कैंप में आग लगाएंगे, ये सब करेंगे, वो सॉवरेन फंक्शन थोड़ी हो, तो नॉन सॉवरेन फंक्शन है ना। तो स्टेट जो है यहाँ पे लायबल होगी और स्टेट को जो है भरपाई करनी पड़ेगी, जो मिलिट्री के जवान वो लकड़ियाँ लेकर गए। फिर अगला है हमारे पास केस रूपराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ कि एक रूपराम जो थे मोटरसाइकिल चला रहे थे, एक ट्रक उनको मार देती है। वो ट्रक जो थी गवर्नमेंट की थी और एक मतलब गवर्नमेंट का ही कोई एम्प्लॉय था, उस ट्रक को चला रहा था। अब जो ड्राइवर था वो ठीक से नहीं चलाया ऑब्वियसली उसने, और उसके अंदर जो ट्रक जो जा रही थी, उस ट्रक के अंदर क्या था, उस ट्रक के अंदर ब्रिज बन रहा था। तो ब्रिज वाली जो रोड थी उसका सामान था, मतलब रोड बनाने के लिए जो भी था सामान था उस ट्रक के अंदर। तो फिर यहाँ पे बोला गया कि जो ब्रिज बनाना है वो तो सॉवरेन फंक्शन है, लेकिन सामान लोड करके ले जाना ट्रक में ब्रिज का एक जगह से दूसरे जगह, वो सॉवरेन फंक्शन नहीं है। तो स्टेट यहाँ पे क्या है, स्टेट यहाँ पे लायबल है। अगला केस है हमारा हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वर्सेस महालक्ष्मी। इस केस में क्या होता है, एक आया थी जो कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल था ना, उसमें सर्वेंट थी, है ना, वो काम करते हैं, वो जो होते हैं ना दीदी भैया, मतलब वहाँ पे काम करती थी। तो एक 9th क्लास की एक लड़की थी, उसको बोला कि साइकिल दी और बोला कि जाके पानी लेके आओ, जो कि आया का काम था, बट उस बच्ची को बोला कि जाके पानी लेके आओ। अब वो पानी लेके आ रही थी, कुछ मिसहैपनिंग हो गया, और क्या हुआ कि जो साइकिल थी उसमें कुछ नट वगैरह कुछ था, उसका निकल गया और लड़की की जो थी राइट आई पे लग गई। तो यहाँ पे ये बोला गया कि स्टेट जो है लायबल होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल था तो ऑब्वियसली स्कूल लायबल होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल चलाना सॉवरेन फंक्शन नहीं है। तो ये मैं आपको केसेस क्यों बता रही हूँ, ये पता करने के लिए क्या सॉवरेन फंक्शन है, क्या सॉवरेन फंक्शन नहीं है। तो कल को जब कोर्ट में केस फाइल होता है टॉर्ट का स्टेट के अगेंस्ट, तो हमें ये चेक करता है, मतलब सबसे पहले कोर्ट ये चेक करती है कि वो सॉवरेन फंक्शन है या नहीं। अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन होगा तो ही स्टेट लायबल होगा, अगर सॉवरेन फंक्शन है तो स्टेट लायबल नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास केस है एच खोड़वा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट अस्पताल था, उसका एक डॉक्टर था, वो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कर रहा था, मतलब ऑपरेशन कर रहा होगा, उसने क्या किया, पेट में ना कपड़ा छोड़ दिया। अब उसकी वजह से बीमारी हो गई और जो पेशेंट था मर गया। तो ये बोला गया कि जो यहाँ पे स्टेट लायबल होगा। स्टेट लायबल होगा, क्यों लायबल होगा? क्योंकि हॉस्पिटल चलाना सॉवरेन फंक्शन नहीं है, वो नॉन सॉवरेन फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टेट वैसे ही लायबल होगा जैसे कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल लायबल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिएगा।
बाकी आप लोग को अगर स्टेट वाला आप लोग वापस करके देख सकते हैं, आपको कोई डाउट होता है तो, बट वही मेन चीज़ है इसके अंदर स्टेट की लाइबिलिटी। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन कैसे, सॉवरेन है कि नॉन सॉवरेन है। अगर सॉवरेन है तो स्टेट लाइबल नहीं होगा, बट अगर नॉन सॉवरेन है तो स्टेट लाइबल होगा। और आजकल का मैंने आपको ट्रेंड भी बता दिया क्या है कि ये जो सॉवरेन इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट जो ना डाइल्यूट हो चुका है, अब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टेट को लाइबल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।